कला को देखते हुए कभी ऐसा लगा है कि ये क्या है? मतलब कलाकार की मंशा क्या थी? हाँ, खासकर जब कोई चेहरा या कोई चीज टूटी फूटी बिखरी हुई सी दिखे। बिल्कुल। जैसे कलाकार ने असलियत को देखा, उसे तोड़ा और फिर टुकड़ों को अपनी मर्जी से जोड़ दिया। आज हम एक ऐसे ही कला आंदोलन की गहराई में उतर रहे हैं, जिसने कला के नियमों को हमेशा के लिए बदल दिया। और ये सिर्फ एक बदलाव नहीं था, आप कह सकते हैं कि ये एक तरह का धमाका था। हम्म। 20वीं सदी की शुरुआत में इसने कला की सदियों पुरानी परंपरा को चुनौती दे दी। एक सवाल उठाया इसने। हाँ, सवाल उठाया कि कला का मकसद क्या सिर्फ दुनिया की नकल करना है या कुछ और भी हो सकता है। बिल्कुल। तो आज की हमारी इस गहन चर्चा का विषय है घनवाद, यानी क्यूबिज्म। हमारे पास जो स्रोत हैं, उनकी मदद से हमारा मिशन ये समझना है कि ये क्रांतिकारी आंदोलन क्या था, इसकी सोच क्या थी, और इसके पीछे दो बिल्कुल अलग शख्सियत वाले कलाकार, पैब्लो पिकासो और जॉर्ज ब्राक। हाँ, उनकी क्या भूमिका थी। तो चलिए उस दुनिया में चलते हैं जहां कला अपनी ही परिभाषा को दोबारा लिख रही थी। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ अजीब दिखने वाली पेंटिंग्स बनाने के बारे में नहीं था, ये दुनिया को देखने का एक नया फलसफा था। तो चलिए इसी फलसफे को खोलते हैं। स्रोत बताते हैं कि घनवाद की सबसे बड़ी पहचान है चीजों को ज्यामितीय आकारों में तोड़ना, जैसे घन, शंकु, बेलन। हाँ, लेकिन उससे भी ज्यादा मतलब जो मुझे सबसे हैरान करने वाली बात लगती है, वो है एक ही चीज को एक साथ कई दृष्टिकोणों से दिखाना। हाँ, मतलब एक ही चेहरे पर आपको सामने की आंख भी दिख सकती है और बगल की नाक भी। ये तो असलियत से खिलवाड़ करने जैसा है। कोई ऐसा क्यों करेगा? ये एक बेहतरीन सवाल है, क्योंकि यही घनवाद का सार है। देखिए, सोचिए, जब हम किसी इंसान या किसी चीज के बारे में सोचते हैं, तो हमारा दिमाग उसे सिर्फ एक कोण से याद नहीं रखता। अच्छा। हम उसका सामने का हिस्सा, बगल का हिस्सा, ऊपर नीचे हर कोण से बनी एक पूरी छवि अपने दिमाग में रखते हैं ना। हाँ, सही बात है। घनवादी कलाकार इसी दिमागी सच्चाई को कैनवस पर उतार रहे थे। वे वो नहीं बना रहे थे जो आंख एक पल में देखती है, बल्कि वो बना रहे थे जो दिमाग उस चीज के बारे में जानता है। अच्छा, तो ये यथार्थ की नकल नहीं, बल्कि यथार्थ के हमारे ज्ञान का चित्रण है। मतलब ये एक बौद्धिक प्रक्रिया है, सिर्फ देखकर बनाने वाली नहीं। बिल्कुल। लेकिन फिर एक और सवाल उठता है, अगर आप दुनिया को इतने जटिल तरीके से दिखा रहे हैं, तो रंगों को इतना सरल और फीका क्यों रखा गया? हमारे स्रोत बताते हैं कि शुरुआती घनवाद में सिर्फ भूरा, ग्रे और हल्के पीले, ओचर जैसे रंगों का ही इस्तेमाल होता था। ये तो थोड़ा विरोधाभासी लगता है। हाँ, और अचंभे की बात तो ये है कि ये विरोधाभास जानबूझकर किया गया था। उनका मकसद कोई खूबसूरत रंगों से भरी पेंटिंग बनाना था ही नहीं। तो फिर लक्ष्य क्या था? उनका लक्ष्य था रूप का विश्लेषण करना। वे चाहते थे कि देखने वाला रंगों की भावना में बहने के बजाय पेंटिंग की संरचना पर, उसके ढांचे पर ध्यान दे। चमकीले रंग ध्यान भटकाते। ये शांत मोनोक्रोमैटिक रंग एक तरह से पेंटिंग को एक ब्लूप्रिंट या एक्सरे जैसा बना देते थे। ये कला नहीं, एक विजुअल सर्जरी थी, जहां चीजों को चीर फाड़ कर उनके अंदरूनी ढांचे को समझा जा रहा था। विजुअल सर्जरी, वाह! ये एक शक्तिशाली विचार है। इसका मतलब कला अब सिर्फ सुंदर नहीं, बल्कि विश्लेषणात्मक हो रही थी। और मुझे लगता है इसी विश्लेषण की वजह से घनवाद के अलग-अलग चरण बने। हाँ, पहला था विश्लेषणात्मक घनवाद, एनालिटिकल क्यूबिज्म, जो लगभग 1909 से 1912 तक चला। हाँ, और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, यहाँ विश्लेषण पर पूरा जोर था। इस दौर में पिकासो और ब्राक किसी भी वस्तु को, चाहे वो गिटार हो, कोई बोतल हो या इंसान का चेहरा, उसके सूक्ष्मतम ज्यामितीय हिस्सों में तोड़ रहे थे। तोड़ते ही जा रहे थे। हाँ, वे उसे तब तक तोड़ते जाते थे जब तक कि वो सिर्फ रेखाओं और तलों का एक जटिल जाल न रह जाए। और ये विश्लेषण इतना गहरा होता गया कि आकृतियां लगभग बिखरकर गायब ही हो गईं। स्रोत कहते हैं कि इस दौर की पेंटिंग्स में यह पहचानना लगभग नामुमकिन हो जाता है कि चित्र किस चीज का है। सच में सब कुछ भूरे और ग्रे रंगों के छोटे छोटे टुकड़ों के एक तूफान जैसा लगता है। तो अगर कलाकार चीजों को इतने छोटे टुकड़ों में तोड़ रहे थे कि उन्हें पहचानना ही मुश्किल हो जाए, तो एक समय के बाद मतलब ये रास्ता एक बंद गली जैसा नहीं लगने लगा? क्या इसी वजह से चीजों को वापस जोड़ने की जरूरत महसूस हुई? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। विश्लेषण की एक सीमा होती है। जब आप किसी चीज को पूरी तरह से तोड़ देते हैं, तो उसके बाद क्या? हाँ, आगे क्या? यहीं से दूसरे चरण का जन्म हुआ, संश्लेषणात्मक घनवाद,
सिंथेटिक क्यूबिज्म, जो 1912 के आसपास शुरू हुआ। विश्लेषण यानी तोड़ने का काम पूरा हो चुका था। अब संश्लेषण यानी जोड़ने का समय था। और ये जोड़ना सिर्फ टूटे हुए हिस्सों को वापस जोड़ना नहीं था। यहाँ कुछ बिल्कुल नया हुआ। रूप बड़े और सरल हो गए, चमकीले रंग वापस आ गए, और सबसे बड़ी क्रांति थी कोलाज तकनीक। हाँ, कोलाज तकनीक का इस्तेमाल। कलाकार अब पेंटिंग में असली दुनिया की चीजें जैसे अखबार की कतरने, वॉलपेपर या कपड़े के टुकड़े चिपकाने लगे। ये सिर्फ एक नई तकनीक नहीं थी, ये कला के विचार पर एक हमला था। अच्छा। सदियों से पेंटिंग यथार्थ की एक नकल हुआ करती थी। हाँ। एक खिड़की जिससे हम दुनिया को देखते थे। अब कलाकार कह रहे थे कि एक पेंटिंग यथार्थ की नकल नहीं है, बल्कि यथार्थ का एक टुकड़ा खुद पेंटिंग बन सकता है। वाह। अखबार का टुकड़ा अब किसी मेज का चित्र नहीं था, वो खुद मेज की सतह का प्रतिनिधित्व कर रहा था। इसने कला और जीवन के बीच की दीवार गिरा दी। मतलब अब कला सिर्फ कलाकार के हाथ की सफाई नहीं रही, बल्कि उसके विचारों का एक निर्माण बन गई। और इसी वजह से, जैसा कि स्रोत बताते हैं, संश्लेषणात्मक घनवाद में आकृतियों को पहचानना फिर से आसान हो गया। हाँ, क्योंकि अब उद्देश्य विश्लेषण करना नहीं, बल्कि अलग अलग तत्वों से एक नई सीधी साधी हकीकत का निर्माण करना था। बिल्कुल। अब वे चीजों को तोड़ नहीं रहे थे, बल्कि एक विचार को बना रहे थे। तो अब उन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने ये सब किया। हम हमेशा पैब्लो पिकासो का नाम सुनते हैं। उन्हें एक अकेला जीनियस की तरह देखा जाता है, और उनकी 1907 की एक पेंटिंग लेस डेमोजियल्स दे विन्योन को घनवाद की आधारशिला कहा जाता है। तो क्या सारा श्रेय उन्हीं को जाता है? देखिए, लेस द मॉजियल्स दे एवेन्यू वाकई एक धमाका थी। ये इतनी क्रांतिकारी और उस समय के हिसाब से इतनी बदसूरत मानी गई कि जब पिकासो ने इसे अपने दोस्तों और दूसरे कलाकारों को दिखाया, तो वे सब हैरान और नाराज हो गए। नाराज हो गए। हाँ, उन्हें लगा कि पिकासो कला का मजाक उड़ा रहे हैं। इसमें चेहरे अफ्रीकी मुखौटों जैसे थे, शरीर नुकीले और टूटे हुए थे, और सुंदरता के सारे पारंपरिक नियम तोड़ दिए गए थे। तो ये कोई सोची समझी शुरुआत नहीं थी, ये एक निजी विद्रोह था। ये एक निजी विस्फोट था। उस समय घनवाद जैसा कोई शब्द भी नहीं था। पिकासो खुद नहीं जानते थे कि वो क्या शुरू कर रहे हैं। उन्होंने बस कला के अतीत से अपना रिश्ता तोड़ दिया। और इसी पेंटिंग ने भविष्य के लिए दरवाजा खोला। बिल्कुल। बाद में उनकी कृतियां जैसे गर्ल विद मैंडलिन विश्लेषणात्मक घनवाद का, और थ्री म्यूजिशियंस संश्लेषणात्मक घनवाद का बेहतरीन उदाहरण बनी। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। हम हमेशा पिकासो की बात करते हैं। ऐसे में ये सोचना आसान है कि उनके साथी जॉर्ज ब्रॉक शायद उनके सहायक या अनुयायी रहे होंगे। क्या ये सच है, या इतिहास ने ब्राक के साथ नाइंसाफी की है? ये बहुत जरूरी सवाल है, और इसका जवाब है इतिहास ने ब्राक के साथ निश्चित रूप से नाइंसाफी की है। ब्राक अनुयायी नहीं, बल्कि बराबर के भागीदार थे। अच्छा। अगर पिकासो इस आंदोलन की विस्फोटक ऊर्जा थे, तो ब्राक उसकी शांत, स्थिर और बौद्धिक शक्ति थे। ब्राक ज्यादा मिथोडिक थे, संरचना पर ध्यान देते थे। रंगों को सीमित रखने और परिप्रेक्ष्य के नियमों को पूरी तरह खत्म करने का विचार जितना पिकासो का था, उतना ही ब्राक का भी। स्रोत में ब्राक की एक कृति हाउसेज एट लेस्टेक 1908 का जिक्र है, जिसे अक्सर घनवाद की पहली रचना कहा जाता है। सही कहा। असल में क्यूबिज्म या घनवाद नाम भी इसी पेंटिंग की वजह से पड़ा था। एक कला समीक्षक ने इसका मजाक उड़ाते हुए कहा था कि ये पेंटिंग छोटे छोटे घनों यानी लिटिल क्यूब से भरी हुई है। अच्छा, तो नाम मजाक में पड़ा था। हाँ, और ब्राक की कृतियां जैसे वायलिन एंड पैलेट दिखाती हैं कि वे रूप के विश्लेषण में कितने माहिर थे। तो ये एक साझेदारी थी, और उनकी साझेदारी के बारे में बहुत दिलचस्प बात कही जाती है। हाँ, वे खुद कहते थे कि विश्लेषणात्मक घनवाद के दौर में वे दो पर्वतारोहियों की तरह थे जो एक ही रस्सी से बंधे हुए पहाड़ चढ़ रहे हैं। वाह। वे इतने करीब से काम कर रहे थे, हर रोज एक दूसरे के स्टूडियो में आते जाते थे, कि बाद में कभी-कभी वे खुद भी ये नहीं बता पाते थे कि कौन सी पेंटिंग किसने बनाई है। मतलब उनका काम लगभग एक जैसा हो गया था। एक जैसा। ये कला के इतिहास में दो कलाकारों के दिमागों का शायद सबसे गहरा विलय था। दो पर्वतारोही एक ही रस्सी से बंधे हुए हैं, ये तस्वीर दिमाग में रह जाती है।
इसका मतलब ये भी है कि अगर एक गलती करता तो दूसरा भी नीचे जाता। बिल्कुल। ये तो बहुत ज्यादा भरोसे और शायद थोड़े पागलपन वाली साझेदारी रही होगी। आज के दौर में जहां हर कलाकार अपनी अलग पहचान बनाने में लगा है, ऐसी गुमनाम साझेदारी की कल्पना करना भी मुश्किल है। बिल्कुल। पिकासो की सहज प्रतिभा और ब्राक की विचारशील संरचना, इन दोनों ने मिलकर ही इस क्रांति को संभव बनाया। एक के बिना दूसरा अधूरा था। तो अगर हम इस पूरी कहानी को संक्षेप में देखें तो ये एक क्रांति थी जिसे दो बिल्कुल अलग किरदारों ने अंजाम दिया। ये पिकासो के एक निजी विस्फोटक विद्रोह से शुरू हुई, फिर पिकासो और ब्राक ने मिलकर एक बौद्धिक साझेदारी में कला को उसके सबसे छोटे हिस्सों तक तोड़ा। ये था विश्लेषणात्मक खंडवाद। सही। और जब वे विश्लेषण की हद तक पहुंच गए तो उन्होंने कला को फिर से जोड़ा, लेकिन इस बार असल दुनिया के टुकड़ों जैसे अखबार और कागज का इस्तेमाल करके, जिसे हमने संश्लेषणात्मक घनवाद कहा और जिसमें कोलाज की तकनीक अहम थी। आपने पूरी यात्रा को खूबसूरती से समेट दिया। ये सिर्फ तथ्यों की सूची नहीं है, ये एक विचार के विकसित होने की कहानी है। लेकिन इसका महत्व सिर्फ इतिहास में नहीं है। हाँ, इसका असर आज भी महसूस किया जा सकता है। बिल्कुल। तो इस सब का असली मतलब क्या है? आज के कलाकार या हमारे लिए इसका क्या महत्व है? इसका महत्व ये है कि घनवाद ने कला की परिभाषा को हमेशा के लिए आजाद कर दिया। उसने ये स्थापित किया कि एक पेंटिंग को यथार्थ की खूबसूरत नकल होने की जरूरत नहीं है। एक पेंटिंग खुद में एक वस्तु हो सकती है, विचारों, आकृतियों और बनावटों का एक निर्माण। इसने कलाकारों को प्रयोग करने का लाइसेंस दे दिया। इसके बाद आने वाली लगभग सभी आधुनिक कला शैलियां, भविष्यवाद, अति यथार्थवाद, अमूर्त कला, किसी न किसी रूप में घनवाद की ऋणी है। तो इसने 20वीं सदी की कला का व्याकरण लिखा? आप कह सकते हैं, हाँ। तो घनवाद सिर्फ चीजों को अजीब या टूटा-फूटा दिखाने के बारे में नहीं था। ये दुनिया को देखने और समझने का एक ज्यादा संपूर्ण, एक ज्यादा बौद्धिक तरीका था। किसी चीज को बेहतर ढंग से समझने के लिए उसे उसके मूल तत्वों में तोड़ना और फिर उसे एक नए, व्यापक दृष्टिकोण से फिर से जोड़ना। बिल्कुल। स्रोत हमें बताते हैं कि कैसे घनवाद ने उस समय की वस्तुओं, वायलिन, बोतलें, इंसानी चेहरे को तोड़ा और उन्हें एक साथ कई दृष्टिकोणों से दिखाया। हाँ, ये उस दौर के यथार्थ का विश्लेषण था। और यहीं से एक आखिरी विचार मन में आता है। बताइए। अगर आज के कलाकार किसी आधुनिक वस्तु या विचार को घनवाद की शैली में चित्रित करना चाहें, मान लीजिए एक सेल्फी को, तो वे उसे कैसे तोड़ेंगे? दिलचस्प सवाल है। वे एक ही कैनवस पर कौन-कौन से अलग-अलग दृष्टिकोण एक साथ दिखाएंगे? क्या वे उस चेहरे को दिखाएंगे जो इंसान दुनिया को दिखाना चाहता है? और साथ ही उस ऐप द्वारा इकट्ठा किए जा रहे डेटा को। हाँ, और उस मुस्कान के पीछे छिपी असुरक्षा को, और उस फोन के अंदर की इलेक्ट्रॉनिक वायरिंग को, ये सब एक ही बिखरी हुई छवि में कैसे दिखेगा? वाह! घनवाद आज भी हमें दुनिया को इस तरह से देखने की चुनौती देता है।